तो आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट की एक्सरसाइजेस प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये पहली प्रॉब्लम 7.1, a 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply। तो पहली बात, कहीं भी जो वोल्टेज हम कोट करते हैं, मेंशनड होता है, वो हमेशा होता है VRMS। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये उस AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। और ये कौन सा सर्किट है? सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। आर का वैल्यू दिया हुआ 100 ओम। पहले पार्ट में हमको बताना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो आरएमएस करंट चाहिए हमें, यानी आई आरएमएस। तो आई इज इक्वल टू होता है वी बाई आर। और यहाँ आरएमएस करंट चाहिए तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा वी आरएमएस और ये डिवाइड होगा जेड से। और किसी भी एसी सर्किट के लिए जेड का वैल्यू हमको याद है कितना होता है, वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी होल स्क्वायर। अब इसमें इस सर्किट में केवल रेजिस्टर है, ये दोनों क्वांटिटीज तो जीरो हैं, तो z होगा रूट आर स्क्वायर, मतलब r के बराबर। तो z की जगह r सब्सटीट्यूट कर देते हैं। और ये है वी आर एम एस दिया हुआ है, r दिया हुआ है, आई आर एम एस हमें मिल जाएगा। वी आर एम एस इज 220 एंड रेजिस्टेंस इज 100 ओम एंड सो आर एम एस करंट इज 2.2 एम्पियर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब यदि आई नॉट पूछा होता तो आई नॉट कितना होता? वी नॉट बाय आर। और वी नॉट कैसे आएगा? तो आर एम एस वैल्यू दिया उसका √2 टाइम्स वी आर एम एस टाइम्स √2, वो होगा वी नॉट अपॉन आर, तो हमको आई नॉट मिल जाएगा। पर यहां हमसे आई आर एम एस पूछा था। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। तो ये बात हो रही है एवरेज पावर की। और एवरेज पावर क्या होती है? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। और कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। तो यहां पर जब केवल रेजिस्टर लगा होता है सर्किट में तो फाई होता है जीरो, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो। कॉस फाई मतलब कॉस जीरो इज 1। या तो ऐसे करेंगे, और या फिर कॉस फाई आर बाय जेड भी होता है, और जेड इस सर्किट के लिए आर है, तो आर बाय आर वो 1 हो जाएगा। वैसे भी कॉस फाई आपको पता है। और आई आर एम एस कितना होता है? वी स्क्वायर वी बाय आर होता है ये, तो वी आर एम एस अपॉन आर, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर के बराबर, बिकॉज जेड इज इक्वल टू आर। तो वी स्क्वायर आर एम एस यानी 220 टाइम्स 220 अपॉन रेजिस्टेंस इज 100, तो ये हो गया 22 इंटू 22। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आना चाहिए? ये आएगा 484 484। और आंसर किस में आएगा? वॉट में, क्योंकि हम एसआई यूनिट्स में काम कर रहे हैं। तो नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल, मतलब फ्रॉम 0 टू टी, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। और कॉस फाई आगे के लिए याद रखें कि कॉस फाई होता है आर बाय जेड के बराबर। ये जेड का वैल्यू है, तो इस केस में कॉस फाई हो गया है 1 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर है 2.2 एम्पियर एंड 484 वॉट। अगला क्वेश्चन 7.2 पार्ट ए, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। पीक वोल्टेज हमको दिया हुआ है, मतलब वी नॉट इज गिवन, वी आर एम एस इज आस्क्ड। तो हमको रिलेशन पता है दोनों के बीच। वी आर एम एस कितना होता है? तो वी आर एम एस होता है विद प्लस माइनस साइन वी नॉट बाय √2। तो बस हमको वी नॉट गिवन है, वी आर एम एस चाहिए, तो यहाँ बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। यह 300 वोल्ट अपॉन √2। और अच्छा होगा यदि आप याद कर लें कि 1 बाय √2 होता है 0.707। तो 0.707 टाइम्स 300, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें 70.7 बन जाएगा ये, इंटू 3। और बस अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 21, तो ये हुआ 2 और 7 या 21, यानी 212.1। और ये आंसर किस में आएगा? ये आंसर आएगा वोल्ट में। तो ये इसका आंसर है। तो ये आंसर कैसा आना चाहिए? 300 से कम या ज़्यादा। तो ये वी नॉट दिया है, तो आर एम एस हमेशा कैसा होता है? कम।
1/√2 टाइम्स, तो आंसर कम ही आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्या है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक करंट, फिर से वही पूछा हुआ है। तो आई आर एम एस अब हमको गिवन है, आरएमएस वैल्यू गिवन है और हम हमसे पीक करंट पूछ रहे हैं। तो आई नॉट कितना होगा, आई नॉट होगा √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, और √2 मतलब 1.414 टाइम्स करंट कितना दिया है 10, तो सॉल्व होकर आ गया 14.14 और ये आंसर आएगा एम्पियर में। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। बस यहाँ चेक लगा लेना चाहिए कि आई नॉट पूछ रहे हैं तो वो ज़्यादा आएगा आई आर एम एस से, और इस वाले पार्ट में यदि वो आर एम एस पूछ रहे थे तो वी नॉट से कम होना चाहिए। ये एक बार चेक लगा लेंगे तो वह आंसर वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो फिर से ये बात याद रखना कि ये आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज का, वी आरएमएस। 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी और एक 44 मिली हेनरी का इंडक्टर कनेक्टेड है इस सप्लाई के अक्रॉस। तो यह है सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। हमको चाहिए क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो आई आर एम एस हमें फाइंड करना है। तो आई आर एम एस कितना होता है, तो यहाँ आएगा वी आर एम एस और यहाँ आएगा जेड, और इस सर्किट के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, तो जेड हो जाएगा एक्स एल के बराबर। और एक्स एल क्या होता है, ये होता है ओमेगा एल। क्या है ये, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये होगा वी आर एम एस अपॉन ओमेगा एल, और ओमेगा खुद क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी या 2 पाई न्यू। तो वी आर एम एस अपॉन 2 पाई न्यू एल। अब एसआई में वैल्यूज हैं क्योंकि वोल्ट में दे रखा है आरएमएस और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है, एल है मिली हेनरी में, तो उसे हेनरी में कन्वर्ट करके डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आने वाला है एम्पियर में। तो बस अब वैल्यूज ही डालनी है यहाँ पर। आईआरएमएस को कैलकुलेट करते हैं, या तो आप अलग से एक्सेल को कैलकुलेट करना और फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज 220 को उससे डिवाइड कर देना, या फिर यहाँ भी वैल्यूज डाल देते हैं तो भी काम हो जाएगा। 2 × 3.14, फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड इंडक्टेंस इज 44 बट मिली हेनरी, तो मिली का ये बनाएंगे हेनरी। इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो एक काम ये किया जा सकता है, 220 ऊपर, ये 1000 ऊपर ले जाते हैं, ये 1000 और फिर ये 50 और ये 2, ये 100 हो गए ना, 2 जीरोज कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर बचा 2200, 2200, और नीचे 3.14 के अलावा और क्या बचता है, ये 44। थोड़ी मेहनत होगी पर ये सॉल्व आप कर सकते हैं। मैं इसे कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप हो सके तो कैलकुलेटर अवॉइड करना। तो 220 मतलब 2200, 2200 डिवाइडेड बाय 3.14, या साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो सीधे पाई से डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू आ रहा है 15.92, 15.9 भी लिखा जा सकता है। तो 15.92 आंसर आएगा किसमें, तो हम निकाल रहे हैं करंट, यानी ये इसका आंसर है 15.92 एम्पियर। तो ध्यान क्या रखना है, यह इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ओमेगा एल, और ओमेगा ये क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 1 अपॉन कैपिटल टी इज न्यू, और ये आंसर आता है ओम में, और ये दे रखा है हमें वोल्ट में, इसीलिए आंसर आया है एम्पियर में 15.92 एम्पियर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 7.4, a 60 microfarad capacitor is connected to a 110 volt 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. तो ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिखोगे मन ही मन में सोचते हुए कि आई आर एम एस होता है वी आर एम एस, और यहाँ क्या आता है जेड, और यहाँ केवल कैपेसिटर है मतलब क्या आएगा एक्स सी, और एक्स सी कितना होता है, एक्स सी ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये रेसिप्रोकेट होकर वी आर एम एस में मल्टीप्लीकेशन होगा
ओमेगा सी का, और ओमेगा को लिख लिया हमने 2π/न्यू सी। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है सभी क्वांटिटीज का। तो वी आर एम एस इज गिवन टू बी 110 वोल्ट, फिर 2 × 3.14, फ्रीक्वेंसी अब 60 है, पिछले क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज थी, अब 60 हर्ट्ज है, और कैपेसिटी दी है 60 माइक्रो फैरेड। तो माइक्रो का हमको फैरेड बनाना पड़ेगा, और बस इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। सभी का मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आने वाला है 2.487 और एसआई में काम कर रहे हैं तो एम्पियर में आंसर आएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे फिर आई नॉट पूछ लें, ये तो आया है आई आर एम एस, तो इसमें फिर √2 का मल्टीप्लिकेशन करके पीक करंट निकलेगा। तो ये अभी हाल फिलहाल आरएमएस करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सरसाइजेज 7.3, 7.4, what is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle? Explain your answer। तो ये आपको मालूम होगा, अभी हमने किया था। एवरेज पावर क्या होता है? वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई होता है पावर फैक्टर। अब दोनों सर्किट्स के लिए जो अभी हमने किए थे, पहला सर्किट था एसी सर्किट containing इंडक्टर ओनली। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि ऐसे सर्किट में, एसी सर्किट जिसमें केवल एल लगा हो, तब क्या होता है? वोल्टेज लीड करता है करंट को। वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2, यानी फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट में कितना होता है? वो होता है 90, और cos 90 होता है 0। तो यदि हम ऐसे सर्किट में, एसी सर्किट कंटेनिंग एल ओनली, एवरेज पावर फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी? तो एवरेज पावर इस सर्किट में होगी 0, क्योंकि फेज डिफरेंस π/2 है। और ऐसा सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर लगा हो, कंटेनिंग सी ओनली, तो ऐसे सर्किट में भी आपको पता है कि इसमें करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है 90 से, पर फेज डिफरेंस तो फिर भी π/2 ही होता है। तो एवरेज पावर इसमें भी कितना आएगा? 0। तो पिछले दोनों सर्किट्स में एवरेज पावर 0 होती है। पहली हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में सोर्स से अब्जॉर्ब होती है, तो अगली हाफ साइकिल में वो सोर्स को वापस सप्लाई हो जाती है। मतलब सोर्स से कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती। ओवर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज पावर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन 7.6, obtain the resonant frequency omega r of a series LCR circuit with L equals to 2 Henry, C is 32 microfarad and R is 10 ohm. What is the Q value of this circuit? तो पहले तो निकालते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं, या फिर ओमेगा आर। 1/√LC इसका फॉर्मूला है, 1/√LC। और कभी भूल गए, मान लो ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए कि रेजोनेंस होता कब है? जब XL XC के बराबर हो। XL इज ओमेगा L, XC इज 1/ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC, तो ओमेगा आ जाएगा 1/√LC। तो ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। ये याद आ जाए तो ये फॉर्मूला भी याद आ जाएगा। अभी आंसर आएगा किसमें? एल को हम सब्सटीट्यूट करेंगे हेनरी में, सी को फैरेड में, तभी आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, यदि हर्ट्ज में पूछा हो आंसर, तो फिर क्या होगा? तब ओमेगा को हम लिखेंगे 2πf, तो एफ नॉट क्या हो जाएगा? 2π ट्रांसपोज होके यहाँ डिनोमिनेटर में आने लगेगा। तो यहाँ 2π के बगैर आंसर किस में आएगा? रेडियन पर सेकेंड में। 2π भी होगा तो हर्ट्ज में आंसर आएगा। अब अभी हाल फिलहाल बुक में दिया हुआ आंसर रेडियन पर सेकेंड में, तो बस हमको इसको इस तरह सॉल्व कर देना है। एल कितना है? एल इज 2 हेनरी, एसआई में ही है, और सी दे रखा है 32 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड का फैरेड बना दिया। अब इसका रूट कितना होगा? 10⁻⁻3, तो ये ऊपर जाकर 10⁻³ हो गया। ये कितना होगा? 64, √64 इज 8। तो यही हमारा आंसर है, 1000/8।
8। अब इसको आगे सॉल्व कर दें, 1000/8 तो 10/8 अलग लिख लेता हूं मैं, 1000 में से 10 अलग लिख लिया और एक 100 बचा। 10/8, 10/8 मतलब 5/4 और 5/4 मतलब 1.25, 1.25 इंटू 100 यानी कितना हो गया 125। 125 क्या, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। और इसे डिवाइड कर दें 2 पाई से तो फिर वो आ जाएगा हर्ट्ज में आंसर। तो 125 रेडियन पर सेकेंड ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्यू फैक्टर। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्यू फैक्टर हमसे पूछ रहे हैं। तो आपको याद आ जाए, या तो इस फॉर्मूले से इसको निकाल लेंगे 1/r√LC से, क्योंकि L पता है, C पता है, R भी दिया हुआ है। इस फॉर्मूले को लगाकर क्यू फैक्टर निकलेगा, और क्यू फैक्टर उसमें कोई यूनिट वूनिट नहीं होगा। या तो इससे निकाल लेंगे या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ओमेगा आर जो हमने 125 निकाला है उसमें L का मल्टीप्लीकेशन और R से डिवाइड। तो फॉर्मूला रट लेने चाहिए, तो बस आ जाएगा आंसर। कोई भी एक फॉर्मूला लगा दें, ये लगा दें, मान लो 125 तो था ही, ओमेगा आर, इंडक्टेंस कितना दिया है 2 हेनरी, और रेजिस्टेंस कितना है 10, ये कितना हुआ 250/10 मतलब 25। तो ये है क्यू फैक्टर। ये फॉर्मूला भी यूज करते तो भी आंसर यही आता। इसको भी लगा कर देखते हैं। मान लो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, 1/r, R is 10, फिर √L/C, L is 2, C is 32 पर कितना है माइक्रो फैरेड, माइक्रो है तो 10⁶ ऊपर जाएगा, ऐसा होगा। और ये 2 से 16 टाइम्स कैंसिल होगा। अब ये कितना, ये बाहर आएगा 10⁻³ बनकर, ऐसा होगा। और यहां पर ये तो 16 है मतलब 4 बचेगा, यानी 1000/40, 1000/40 तो 10/4 अलग कर देते हैं, 100 अलग कर देते हैं न्यूमरेटर में। 10/4 मतलब 2.5, 2.5 ही आएगा 4 से डिवाइड करने पर। और 2.5 कुछ मैंने गड़बड़ की है, 10⁻, अच्छा एक 10 और है, ये 40 लिखा हुआ है, 40 है ये, तो एक 0 इसका कम कर दें यहाँ। 2.5 इंटू 10 इज 25। तो मैं कहना चाहता हूँ कि फॉर्मूला बेस्ड है, ये रट लेना चाहिए हमें फॉर्मूले क्यू फैक्टर के, 1/r√L/C, या फिर ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन, तो अभी अगला क्वेश्चन है, चार्ज 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू a 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillations of the circuit? ये बात हो रही है LC oscillations की, LC oscillations की बात हो रही है। और यहां पर क्या किया है कि एक चार्ज कैपेसिटर है, उसके साथ पैरेलल में एक इंडक्टर लगा दिया, तब होते हैं LC oscillations। और ये जो फ्री ऑसिलेशंस बोला है मतलब वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, और ऐसे ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, वो होती है 1/√LC। ये आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड में। L और C दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं, बस यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके रेडियन पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। मान लो हर्ट्ज में पूछ रहा होगा तो फिर उसे 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। बस यहाँ वैल्यूज डालना है, 1/L, इंडक्टेंस कितना दिया है 27 मिली हेनरी, तो ऐसा होगा हेनरी में, और C दिया है 30 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो का ये फैरेड बना दिया मैंने। अब ये कितना हो जाएगा 10⁻⁹, -9, ये बाहर ये -9, और इसको भी कर सकते हैं आप, एक 0 खत्म कर देंगे तो -8, वो 10⁻⁴ बन के बाहर आएगा, मतलब ऊपर पहुंच जाएगा 10⁻⁴, ऐसा हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा ये 3 बचेगा और 27 मतलब √81, और √81 9, तो ऐसा हो गया ये। और 1/9 होता है 0.11 इंटू 10⁻⁴, तो ये बन गया 1.1 इंटू 10⁻3, और आंसर आएगा किसमें, आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रॉब्लम 7.8,
Suppose the initial charge on the capacitor in exercise 7.7 is 6 millicoulomb. What is the total energy stored in the circuit initially? What is the total energy at later time? तो यहाँ बात हो रही है LC ऑसिलेशंस की. पिछले क्वेश्चन में हमें बोला था C है 30 माइक्रोफैरेड और इंडक्टेंस दिया हुआ था हमें 27 मिली हेनरी और LC ऑसिलेशंस हो रहे थे. मतलब क्या? मतलब ये कैपेसिटर और इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है ये इंडक्टर. और जब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इनिशियली, मान लो कैपेसिटर पर चार्ज है Q नॉट, कैपेसिटी है C, तो इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी. और T इज इक्वल टू जीरो पर, T इज इक्वल टू जीरो पर जो चार्ज प्रेजेंट है कैपेसिटर पर Q, मतलब ही Q नॉट जो मैक्सिमम है वो कितना दे रखा है 6 मिली कूलम. और इनिशियली करंट इस सर्किट से फ्लो नहीं हो रहा है T इज इक्वल टू जीरो पर. तो यहां दो एनर्जीज की बात होगी. एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है मैग्नेटिक एनर्जी. मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ LI², जो इंडक्टर में स्टोर होती है, और कैपेसिटर में स्टोर होती है जो एनर्जी वो क्या है हाफ Q²/C. या आप इसको एक और फॉर्मूला जानते हैं हाफ CV² या फिर हाफ QV. ये तीन फॉर्मूले हैं इसके. यह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यह है मैग्नेटिक एनर्जी. तो इनिशियली T इज इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम चार्ज होता है कैपेसिटर पर, करंट जीरो होता है, तो मैग्नेटिक एनर्जी जीरो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही टोटल एनर्जी के बराबर होगी. तो UE हम कैलकुलेट कर देंगे और यही है इनिशियल एनर्जी और यही होती है टोटल एनर्जी के बराबर, मतलब UV प्लस UE के बराबर. तो ये हमें पहले फाइंड करना है. व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली. तो केवल इसी के पास है एनर्जी, इसमें एनर्जी जीरो है. तो हाफ क्या लगाएंगे Q²/C. Q दे रखा है 6 मिली कूलम, तो 6 इंटू 10⁻³ और उसकी स्क्वेयरिंग, तो ऐसा हो जाएगा ये. और नीचे कैपेसिटी दी है हमें 30 माइक्रोफैरेड, तो ये फैरेड बना दिया. ये कैंसिल आउट, तो कितना हुआ ये सब सॉल्व होकर, क्योंकि इससे 18 बार कैंसिल होगा 18 बाय, और अब 6 से इसको कैंसिल करें 3 बार और ये 5 बार, 3/5 यानी 0.6. ये तो कैंसिल हो ही गया है. यानी ये है इनिशियल एनर्जी जो टोटल एनर्जी के बराबर है. व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम. फिर से वही पूछ लिया है. लेटर टाइम पर क्या होगा, ये एनर्जी क्योंकि ऑसिलेट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो आपस में कन्वर्ट हो रही है, एक दूसरे में बदल रही है, पर टोटल एनर्जी क्योंकि ये फ्री ऑसिलेशंस है तो वो तो कंजर्व रहेगी. यानी जितनी इनिशियली थी उतनी ही हर इंस्टेंट पर रहेगी. टोटल एनर्जी होगी कितनी, UV प्लस UE, और इनका सम हमेशा 0.6 बना रहेगा, क्योंकि एनर्जी का डिसिपेशन नहीं हो रहा है. ये ऑसिलेशंस हैं फ्री ऑसिलेशंस. डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे, यदि यहाँ रेजिस्टेंस भी होता मान लो सर्किट में, तो एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट होकर फाइनल एनर्जी जीरो हो जाती. तो हाल फिलहाल तो इसका आंसर है 0.6 जूल. तो अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ सीरीज LCR सर्किट with R equals to 20 ohm, L is equals to 1.5 Henry and C is equals to 35 microfarad is connected to a variable frequency 200 volt AC supply. तो तीन एलिमेंट्स, जिसमें से पहला है रेजिस्टेंस कितने का 20 ओम का, ये एक रेजिस्टर 20 ओम का, एक इंडक्टर 1.5 हेनरी का, और तीसरा है कैपेसिटर कैसा 35 माइक्रोफैरेड का. इन तीन एलिमेंट्स को सीरीज में कनेक्ट किया है अक्रॉस AC सप्लाई 200 वोल्ट, मतलब VRMS दिया हुआ है हमें, और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है वेरिएबल. इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है AC सप्लाई से. VRMS हमको मालूम है, VRMS कितना दे रखा है 200 वोल्ट.
और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा वो वेरिएबल है, मतलब उसको बदला जा सकता है। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, मतलब रेजोनेंस का केस है कि जब इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये कैसी हो जाती है, ओमेगा नॉट या ओमेगा आर के बराबर, जो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, इसके बराबर हो जाए, क्योंकि हम ओमेगा को वेरी कर सकते हैं। जब इसको वेरी करेंगे और ये जब 1/√LC के बराबर हो जाएगा, ओमेगा आर के बराबर जब ये ओमेगा हो जाएगा, तब क्या क्या होता है, तो हमको मालूम है XL XC के बराबर होगा। इनको इक्वेट करके ये फॉर्मूला आता है, ये दोनों बराबर होंगे और इम्पिडेंस आर के बराबर हो जाएगा, मतलब मिनिमम, और करंट होगा मैक्सिमम। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है, ये हमको यहां से पता लग गया। ये सब आपको लिखना नहीं है, जैसे आप इसे पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, तो आपको ये सब याद आ जाएगा। Z जो है वो R के बराबर है। अब हमको फाइंड क्या करना है, एवरेज पावर। तो फॉर्मूला याद आएगा आपको, P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई इज पावर फैक्टर, R बाय Z के बराबर, और Z R के बराबर हो गया है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्योंकि VRMS पता है, तो हम IRMS को लिखेंगे VRMS अपॉन Z, तो ये बन जाएगा V² RMS अपॉन Z, और cos फाई को लिखेंगे R बाय Z, और Z को R लिख देंगे, तो ये हो जाएगा R², एक R नीचे बच जाएगा, मतलब V² RMS अपॉन R, बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। V² RMS अपॉन R ये होगी एवरेज पावर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V² RMS मतलब 200 टाइम्स 200, यहाँ में RMS वैल्यू दी हुई है, और इसे रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, मतलब 20 से डिवाइड करेंगे, तो ये 20 से डिवाइड करने पर बचा 10, मतलब 2000, और ये आंसर किस में आएगा, SI यूनिट्स में काम कर रहे हैं तो वाट में आंसर आएगा। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 किलोवाट के बराबर। तो ये होगी एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू द सर्किट, मतलब सोर्स ने सर्किट को इतनी पावर ट्रांसफर की, 2 किलोवाट 2000 वाट या 2000 जूल पर सेकेंड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 7.10, रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ पोर्शन ऑफ मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट बैंड 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। मतलब यहाँ बात हो रही है किसी रेडियो स्टेशन की, उस रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिट होने वाली जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, वो हैं इस फ्रीक्वेंसी रेंज में। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 800 किलोहर्ट्ज और मैक्सिमम है 1200 किलोहर्ट्ज। इफ इट्स LC सर्किट, मतलब हम इन वेव्स को सुनेंगे कैसे, किसी रेडियो सेट से, और उस रेडियो सेट में होता है एक LC सर्किट। तो इफ इट्स LC सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस 200 माइक्रो हेनरी, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। तो उस LC सर्किट के होते हैं कुछ नेचुरल ऑसिलेशंस, और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हर्ट्ज में लिखें यदि, तो F0 बराबर होता है 1/2π√LC। अब जिस LC सर्किट की यहाँ बात हुई है उसका इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है, पर C वेरिएबल है, क्योंकि हमको इस रेंज की वेव्स को सुनना है। और सुनते कैसे हैं हम, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी LC ऑसिलेशंस की ये उस रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट होने वाली वेव्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो भी प्रोग्राम है वो हम रेडियो पर सुन पाते हैं। तो बस इसे इक्वेट कर देना है, यही हिंट आगे दिया हुआ है। फॉर ट्यूनिंग, ट्यूनिंग का मतलब यही है कि हमारे रेडियो सेट के LC ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी इन ब्रॉडकास्ट होने वाली रेडियो वेव्स के बराबर हो जाए। तो फॉर ट्यूनिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ LC सर्किट शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव। तो यहां पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है मिनिमम टू मैक्सिमम, तो यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू भी हमको वेरी करना पड़ेगी मैक्सिमम से मिनिमम के बीच। जब कैपेसिटी होगी मिनिमम, तब हम ये वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुन पाएंगे, और जब ये मैक्सिमम होगा
तब हम मिनिमम यानी 800 किलोहर्ट्ज सुन पाएंगे। तो ये तो इसकी थ्योरी हुई। सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एफ क्या है, ये रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट होने वाली रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एल सी। और इसमें से हम सी को अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सी बराबर कितना होगा, 1/4 पाई स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट्स, एल भी कांस्टेंट है, और यहाँ आएगा एफ स्क्वायर। अब एफ वेरी हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, एफ अलग अलग होगा तो करस्पॉन्डिंग सी भी अलग अलग होगा, पर हमको तो कैपेसिटी की रेंज चाहिए, उस वेरिएबल कैपेसिटी कैपेसिटर की कैपेसिटी की रेंज। तो रेंज कैसे आएगी, तो जब हम फ्रीक्वेंसी मिनिमम पुट करेंगे यहाँ, मिनिमम मतलब 800 किलो हर्ट्ज, तब ये मैक्सिमम आएगा, यानी सी मैक्सिमम कितना आएगा, कैसे आएगा, तो ये आएगा 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू यहाँ आएगा एफ मिनिमम। अब मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, 4 पाई मतलब 3.14 स्क्वायर, फिर इंडक्टेंस दिया हुआ है 200 माइक्रो हेनरी, -6 आएगा, और उसके अलावा आप क्या आएगा यहाँ फ्रीक्वेंसी, और आप सी मैक्स निकाल रहे हो तो 800 किलो हर्ट्ज डालेंगे, यानी 800 किलो यानी 10⁻3, तब ये बनेगा हर्ट्ज, और इसकी होगी स्क्वेयरिंग। तो ये सब सॉल्व होकर आपको कैपेसिटी मिलेगी पहले फैरेड में, और फिर उसको आप पिको फैरेड में कन्वर्ट करना, तो ये आएगा आंसर 198 पिको फैरेड। फिर जब सी मिनिमम चाहिए, सी मिनिमम के लिए मैक्सिमम वाली फ्रीक्वेंसी सब्सटीट्यूट करना है, तो 1/4 इंटू 3.14 स्क्वायर, इंडक्टेंस 200 इंटू 10⁻⁻6, और फिर क्या आएगा 1200 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। तो ये सब सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 88 पिको फैरेड के बराबर। 88 पिको फैरेड मतलब उस रेडियो में लगे हुए उस कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी को हम 88 पिको फैरेड से कहाँ तक 198 पिको फैरेड तक वेरी करेंगे, तो हमको वो फ्रीक्वेंसीज सुनाई देंगी 800 किलो हर्ट्ज। अब 800 किलो हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग ये है 800 किलो हर्ट्ज, और ये है 1200 किलो हर्ट्ज। तो इस बीच की सभी वेव्स हम सुन पाएंगे जब हम कैपेसिटी को 88 पिको फैरेड से या 198 पिको फैरेड से 88 तक वेरी करेंगे। इसी को कहते हैं किसी रेडियो का ट्यूनिंग सर्किट। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बस वो आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट 7.11 फिगर बिलो शोज अ सीरीज LCR सर्किट connected to a variable frequency 230 volt source. L is 5 Henry, C is 80 microfarad, R is 40 ohm. तो ये है वो सोर्स, और क्या दिया हुआ है उसका हमें वोल्टेज, यानी VRMS हमें मालूम है। तो VRMS कितना है, तो वो है 230 वोल्ट, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में या F हर्ट्ज में, ये वेरिएबल है, इसको बदला जा सकता है। R की वैल्यू दी है हमें 40 ओम के बराबर, इंडक्टेंस दिया है 5 हेनरी, और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 80 माइक्रोफैरेड। तो L, C और R ये तीनों सीरीज में है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। पार्ट ए में बोल रहे हैं डिटरमिन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। तो हमको पता है सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा जब ओमेगा R के बराबर हो जाएगी, ओमेगा जब ओमेगा R के बराबर हो जाएगी तो रेजोनेंस होता है, मतलब जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1/√LC के बराबर हो जाएगी। और यदि हर्ट्ज में पूछा होगा हमसे तो क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC के बराबर। ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज में निकाल सकते हैं। मैं आपको आंसर बतला देता हूँ। इसका आंसर आएगा 7.962, 7.962। ये अब आपको सॉल्व करना है, बस वैल्यूज ही तो डालनी है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें आंसर आ जाएगा 1/2π, पाई मतलब 3.14, फिर √L, इंडक्टेंस कितना है 5 हेनरी,
कैपेसिटेंस दिया हुआ है 80, माइक्रो फैरेड में है तो इसको फैरेड में चेंज करेंगे, 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये आंसर आएगा 7.962। तो आप अप्रोक्सीमेशन भी वहां कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, ऑब्टेन द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पिडेंस यानी क्या होता है, जेड, और रेजोनेंस जब हो रहा होता है तब जेड कितना होता है, जेड का वैसे फॉर्मूला क्या है, जेड इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या आता है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। पर यदि रेजोनेंस की कंडीशन में हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों तो बराबर होते हैं, ये टर्म आएगी 0 तो जेड होता है आर के बराबर। तो इम्पिडेंस कितना होगा, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, आर के बराबर, और रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 40 ओम, तो ये हो जाएगा इम्पिडेंस। फिर क्या पूछ रहे हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, करंट कितना होगा इस समय। तो बस हमको लगाना क्या है, मान लो आप निकाल रहे हो आई आर एम एस सपोज, तो यहाँ आएगा वी आर एम एस जो गिवन है हमें, और यहाँ आता है जेड, और रेजोनेंस जब हो रहा होता है तब जेड ही तो आर के बराबर होता है, तो यहाँ आएगा वी आर एम एस अपॉन आर, और वी आर एम एस हमें दिया है 230 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 40, यानी 23/4। इसको सॉल्व करना है, आंसर किस में आएगा, एम्पियर में। तो ये भी आंसर मैं आपको बतला देता हूँ, ये आएगा 5.75 के बराबर, 5.75 सिर्फ डिवाइड ही करना है आपको। तो ये भी आंसर हो गया। तो पार्ट ए पार्ट बी सॉल्व हुआ। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, डिटरमिन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। मतलब क्या क्या निकालना है हमें, वी आर, वी सी और वी एल। वी आर, वी सी, वी एल निकालना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वी आर क्या होगा, वी आर होगा आई आर के बराबर, आई आर। और ये कौन सा वोल्टेज होता है, आरएमएस, ये ध्यान देंगे। यानी यहाँ करंट कौन सा वाला लेना है हमें, आरएमएस करंट लेना है। आरएमएस करंट अभी हमने फाइंड किया 5.75 एम्पियर के बराबर। यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ स्पेस है। तो वी आर, तो हमेशा याद रखें करंट 5.75, आरएमएस करंट लेना है यहाँ, इनटू रेजिस्टेंस कितना है 40, इसको बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो वोल्टेज आएगा आपके पास वी आर 230 वोल्ट के बराबर, 230 वोल्ट। सॉल्व जरूर करना आप, मैं तो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ी बहुत मैथ्स, तो ये बेसिक मैथ्स है तो आपको आती होगी, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना। तो ये वी आर आ गया। फिर क्या निकालना है हमें, हमको निकालना है वी एल। मान लो तो वी एल कितना होगा, आई एक्सएल, पर आई कौन सा, आई आर एम एस, आई आर एम एस इंटू एक्स एल। और एक्स एल मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं इसे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये किसके बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है। और f हमने ये निकाला हुआ है यहाँ, तो I इंटू 2πfl, ये सब वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेंगे आपको। आई आर एम एस 5.75, 2 इंटू पाई इंटू एफ, एफ 7.9 है, उसको 8 भी आप ले सकते हो। और इंडक्टेंस दिया हुआ है 5 हेनरी के बराबर। ये सब कैलकुलेट होने के बाद ये आने वाला है 1437, 1437 वोल्ट के बराबर। तो ये एक आंसर, वो एक आंसर। और तीसरा हमें क्या निकालना है, वीसी, वीसी। और वीसी कैसे आएगा, तो कैलकुलेट तो वैसे होगा आई आर एम एस। तो याद क्या रखना है कि जो वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप्स, ये आरएमएस वैल्यूज होती हैं। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कितना आया है, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। कब, जब रेजोनेंस हो रहा है। और वी एल अभी हमने निकाला 1437 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना आएगा, इसके अक्रॉस इतना ही वोल्टेज आएगा, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है। और वोल्टेज फेजर्स होते हैं 180 डिग्री पर, ये आपको पता होगा। तभी एक्सएल जो है वो एक्स सी के बराबर हो गया, या ओमेगा एल 1/ओमेगा सी के बराबर हो गया। तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना आएगा, 1437
37 के बराबर। तो इसको सॉल्व मान लो करना ही है आपको। तो आई एक्स सी, और एक्स सी क्या होता है, एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, 1/आई एक्स सी, एक्स सी इज 1/ओमेगा सी, मतलब ही 2π/f(c). अब 2π/f(c) सब आपको पता है, और इसको भी आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1437। बिल्कुल सही कह रहा था मैं कि ये दोनों इक्वल वैल्यूज होंगी, और जब फेजर डायग्राम में इनको बनाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में, मतलब एक प्लस एक माइनस, तो इधर ड्रॉप जीरो हो जाएगा। तो आगे क्या पूछा हुआ है, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको यदि आपको जस्टिफाई करना है इस बात को, तो कैसे करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर क्या बतलाना है हमें, हमको बताना है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो। तो नेट पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होता है, ये एसी सर्किट है, ध्यान देंगे। एसी सर्किट में वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है 230 वोल्ट, वो इस तरह डिवाइड होता है कि इस इक्वेशन को वो फॉलो करेगा, ऐसा होता है। वो फेजर डायग्राम से आई हुई इक्वेशन है ये। जबकि डीसी में क्या होता है, जो भी वोल्टेज हम लगाते हैं वो इन पर आ जाता है और इनके सम के बराबर होता है, पर यहाँ नहीं होगा। यहाँ वेक्टर जैसा हमको काम करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। अब v कितना है, जो हमने बाहर से लगाया वो है 230, तो 230 की कर देते हैं स्क्वेयरिंग। और वी आर कितना है, वी आर है 230 स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, ऐसा होगा। इसको इधर ले जाएं तो ये हुआ जीरो, वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर इज जीरो। दिस मीन्स वी एल माइनस वी सी इज जीरो एंड हेंस वी एल इज इक्वल टू वी सी। यानी पूरा पूरा ड्रॉप ये कहाँ आएगा, ये आएगा रेजिस्टेंस के क्रॉस। और ये दोनों तो अब मैंने कहा था आपसे फेजर्स में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होकर नेट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरह उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं।